Hello and welcome you all to this e-learning platform of पढ़ लो इंडिया and I am your physics mentor डिम्पल। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर न्यूक्लियाई, जिसमें हमने पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में जो यूज किया जाता है वो होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? जब भी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी, जब भी कोई न्यूक्लियस जो है वो डिके होता है। डिके मींस जब भी हमारा कोई भी एक न्यूक्लियस है, सपोज यूरेनियम है या फिर फॉर एग्जांपल सोडियम है, वो क्या होता है, डिके करता है और एक पार्टिकल जो है वो लिबरेट करता है। जैसे कि सपोज हमारा अल्फा डिके है, बीटा डिके है, ये सब जो है वो हमारे क्या है, डिकेज है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिके क्या, या फिर रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके यानी कि जब भी हमारा कोई न्यूक्लियस जो है वो अंडरगो जाता है एक डिके में, न्यूक्लियस अंडरगोज अ डिके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। ये डिके जो होता है वो तभी होता है जब न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है। जब भी न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होगा वो कभी भी कुछ भी रिएक्शन नहीं करता है, ये आप सभी को पता है। अगर हम स्टेबल हैं, जब हम अच्छा कमाते हैं, हम कहते हैं हम स्टेबल हो गए हैं। तो जब हम अच्छा चीज कर रहे हैं, हम स्टेबल हैं, तो हम और कुछ हाथ पैर अपना नहीं मारते, हम और ज्यादा स्टेबिलिटी लेने की जरूरत नहीं होती हमें। वैसे ही न्यूक्लियस की बात है, अगर न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। वो क्या होता है, जैसे इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस क्या होती है कि वो स्टेबल है, वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती। लेकिन जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है तो वो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करता है, वो डिके होता है। और इस न्यूक्लियर फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। और ये रेडियो एक्टिव 3 तरीके के होते हैं डिके। एक होता है अल्फा डिके। इस अल्फा डिके में अल्फा पार्टिकल लिबरेट होता है। जो पार्टिकल क्या होता है, हीलियम पार्टिकल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है वो एमिट होता है अल्फा डिके में। बीटा डिके क्या होता है, बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन जो है वो एमिट होता है। रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है, रेडियो एक्टिव डिके का मतलब यही है कि जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो एक फिनोमिना जिसके अंदर वो कोई एक पार्टिकल एमिट करके खुद स्टेबल हो जाता है। जैसे अगर सपोज सोडियम है, वो उस एक स्टेट में अनस्टेबल है, तो वो क्या करता है, वो बीटा प्लस डिके करता है और उसके बाद एक पॉजिट्रॉन जो है वो एमिट करके क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से 3 टाइप के डिके होते हैं। अल्फा डिके जिसके अंदर हमारा क्या, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है यानी कि हीलियम न्यूक्लियस एमिट होता है। बीटा डिके जिसके अंदर पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जैसा मास होता है लेकिन चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है वैसे ही पॉजिट्रॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और गामा डिके में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी मींस बहुत मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गामा डिके। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि अल्फा डिके क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव डिके का जो लॉ है वो स्टेट करता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके कर रहा है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सैंपल। यानी कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके होंगे पर यूनिट टाइम, वो किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल में कितने हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, उस पे डिपेंड करेंगे। तो जो लॉ है वो क्या स्टेट करता है कि जितने न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम डिके कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं डेल्टा एन बाय डेल्टा टी की बात करूं कि ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि चेंज इन न्यूक्लियाई पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो चेंज इन न्यूक्लियाई पर यूनिट चेंज इन टाइम क्या है हमारा, कितने न्यूक्लियाई जो है वो पर यूनिट टाइम डिके कर रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। डेल्टा एन बाय डेल्टा टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, जिसका जो है हमारा यहाँ पर लैम्डा। क्या है प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, लैम्डा। तो डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा रेडियो एक्टिव लॉ।
ये जो लैम्डा है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो हमारा होता है लैम्डा। और अगर मैं इस इक्वेशन को, हमने क्या लिया, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन, ये हमारी आई इक्वेशन किससे? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके से। अब मैं डेल्टा एन को चेंज इन, ये क्या है हमारा? चेंज इन न्यूक्लियाई, तो चेंज इन न्यूक्लियाई को मैं डीएन लिख सकती हूँ क्योंकि स्मॉल चेंज इन न्यूक्लियाई है, एंड डेल्टा एन इज dt, चेंज इन टाइम। तो dn by dt is equals to lambda n. So dn by n is equals to lambda dt. ये हो गया। अब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करती हूँ। जो n है वो इंटीग्रेशन कहाँ से होगी? n नॉट से, मीन्स इनिशियल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और ये आएगा t नॉट से t। तो इसका जब हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आया? ln n n नॉट n माइनस इज इक्वल्स टू लैम्डा t t नॉट टू t, ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा t माइनस टी नॉट। तो ln n बाय n नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा t माइनस टी नॉट। अगर मैं टी नॉट को 0 कहूं कि इनिशियल टाइम जो है वो हमने मान लिया t 0 सेकेंड्स, इनिशियल टाइम जो है वो हमने ले लिया 0 सेकेंड्स, तो मैं टी नॉट को बोल दूं 0, टी नॉट की वैल्यू है 0, n बाय n नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा टी। अगर मैं लॉगरिथमिक को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं, अब क्योंकि ये डिके हो रहा है, अब क्योंकि ये सब क्या हो रहा है? डिके हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? एक माइनस साइन, जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूक्लिया जो है वो कम हो रहे हैं, डिके हो रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव साइन। तो n बाय n नॉट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो n क्या आएगा हमारा? n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर के लिए। n इज इक्वल्स टू n नॉट माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जो हमारा क्या है? रेडियो एक्टिव डिके का लॉ, रेडियो एक्टिव लॉ, जो हमें बताता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने डिके होंगे पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके पर यूनिट टाइम किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट है और उसका डिके कांस्टेंट। तो टोटल डिके रेट जिसको हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं सैंपल का, वो भी क्या है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम। तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि आर जो है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? मतलब टोटल डिके रेट वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं न्यूक्लियर पर यूनिट टाइम। तो हमारा आर जो होता है वो क्या होता है? लैम्डा एन। आर भी क्या है हमारा? टोटल डिके रेट क्या है हमारा? लैम्डा एन। अब जो ऐसा यूनिट है हमारी रेडियो एक्टिविटी या फिर एक्टिविटी की, आर को हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। जो हमारी एक्टिविटी की ऐसा यूनिट है वो है हमारी बेक्यूरल या फिर क्यूरी। 1 क्यूरी जो होता है वो होता है हमारा 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्यूरियल। ये होती है हमारी किसकी यूनिट? एक्टिविटी की यूनिट, 1 क्यूरी या फिर 1 बेक्यूरियल। हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं टी हाफ। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब है कि कब इनिशियल, सपोज हमने माना कि इनिशियल नंबर ऑफ जो न्यूक्लिया है वो प्रेजेंट है n नॉट, और जब वो डिके हो रहा है तो सपोज अब आधे न्यूक्लिया बचे हैं हमारे पास n नॉट बाय 2, तो वो जो टाइम लगा इनिशियल नंबर से लेके हाफ नंबर तक न्यूक्लिया के पहुंचने में, उसको हम बोलते हैं टी हाफ या फिर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब है कि जिसमें टाइम कितना लग रहा है सैंपल को इनिशियल नंबर जो n नॉट था वहां से लेके n नॉट बाय 2 तक रिड्यूस होने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ या फिर टी हाफ। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टी हाफ।
और टी हाफ की वैल्यू होती है हमारी ln बाय लैम्डा यानी कि 0.693 बाय लैम्डा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्डा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि 0.693 बाय लैम्डा क्या होता है हमारी हाफ लाइफ। और दूसरा एक और चीज हम इसमें कॉन्स्टिट्यूट निकालते हैं जब भी हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, वो होती है हमारी एवरेज या फिर मीन लाइफ, कि कितने कभी कभार तो न्यूक्लियर जो बहुत ही जल्दी डिके हो जाता है, कुछ न्यूक्लियर जो बहुत ही ज्यादा टाइम लेते हैं डिके करने में, तो वो क्या होता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, मीन या फिर एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, वो टाउ क्या होती है 1/लैम्डा। तो टाउ कैसे निकलता है, टाउ या फिर हमारी मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ। टाउ होता है हमारा लैम्डा टी एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी अपॉन, एवरेज निकालना तो आपको आता होगा, अपॉन एन नॉट। ये है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। तो हमारा जो टाउ यानी कि एवरेज या फिर मीन लाइफ जो है हमारा टाउ इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और हमारे टाउ की वैल्यू निकालते हैं। तो एन नॉट से तो एन नॉट ये कैंसिल, लैम्डा टी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। और जब हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन उसमें हम क्या लगाएंगे, आई लेट, यानी कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा क्या है, जो हमारा एल्जेब्रिक है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन। तो पहले क्या होगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट पुट करी 0 तो 0 हो गया, और इन्फिनिटी पुट करी तो ये 0 हो गया। 0 पुट करने पे ये टर्म 0 और इन्फिनिटी पुट करने पे ये टर्म 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। उसके बाद ये आएगा माइनस 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 प्लस 1 लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाय माइनस लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी। लैम्डा जीरो इन्फिनिटी पुट करने पे आएगा हमारा 0 और -1 लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर इंटू -1। तो -1 माइनस कैंसिल्स, लैम्डा से लैम्डा, तो ये हमारा आया 1 लैम्डा। तो हमारा टाउ क्या निकला, यानी कि मीन या फिर एवरेज लाइफ टाउ हमारा निकला 1 लैम्डा। तो एवरेज या फिर मीन लाइफ टाउ क्या होती है 1 लैम्डा। लैम्डा क्या था हमारा, डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एवरेज लाइफ, या फिर अगर डिके कांस्टेंट ज्यादा है तो हमारी एवरेज लाइफ जो होगी वो कम होगी। अब आते हैं हमारे अल्फा डिके। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिके हैं जो होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फा डिके। अल्फा डिके में होता है जब भी कोई न्यूक्लियाई जो है वो अंडरगो करता है डिके, तो उसमें क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है या फिर हीलियम का न्यूक्लियाई जो है वो एमिट होता है, उसका हम बोलते हैं अल्फा डिके। अल्फा डिके में क्या होता है, मास नंबर जो होता है वो 4 से घट जाता है, और जो हमारा Z यानी कि एटॉमिक नंबर है वो किससे कम हो जाता है, 2 से। तो मास नंबर Z जो है वो -2 हो जाता है और A जो है वो -4 हो जाता है, क्योंकि हीलियम 2 और 4 जो है वो एमिट होता है। तो ये जो है वो एक जनरल इक्वेशन है अल्फा डिके की, जिसके अंदर मास नंबर जो है वो 4 से कम होता है और जो हमारा मास एटॉमिक नंबर है वो हमारा किससे कम होता है, 2 से। तो ये हमारा है अल्फा डिके की इक्वेशन। अल्फा डिके जैसे फॉर एग्जांपल, अल्फा डिके का एक एग्जांपल है यूरेनियम। जब यूरेनियम 92 238 डिके करता है किसमें, थोरियम 90 और 234 प्लस
हीलियम 2 4। ये क्या है, एक अल्फा डिके का बहुत ही अच्छा एग्जांपल, जिसमें यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो डिके करता है किसमें, थोरियम में, और प्लस एक अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या है, एक अल्फा डिके है जिसके अंदर आपने देखा Z जो है वो 92 था, अब वो घट के कितना हो गया 90, यानी कि Z में कितना डिफरेंस आया, 2 का। पहले क्या था हमारा A 238 और अब कितना हो गया 234, यानी कि A माइनस क्या हो गया 4। तो Z में 2 का डिफरेंस आता है अल्फा डिके में, और A में 4 का डिफरेंस आता है। तो इस तरीके का ये एग्जांपल है अल्फा डिके का, जिसके अंदर हीलियम एटम या हीलियम न्यूक्लियर जो है वो एमिट होता है। अब आता है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होती है रिएक्शन की, वो होती है कि जो इनिशियल मास एनर्जी थी और फाइनल मास एनर्जी थी, उनके अंदर जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, मतलब जो एनर्जी इनिशियली थी और जो फाइनल एनर्जी थी, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या बताता है, क्यू वैल्यू। क्या बताता है, क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू कैसे निकलता है कि मास ऑफ एक्स, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट था उसका मास माइनस प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। प्रोडक्ट में क्या है, वाई, मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ हीलियम, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, मास ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमें क्या मिला, क्यू वैल्यू इंटू सी स्क्वायर। तो क्यू वैल्यू जो है वो जब ग्रेटर देन 0 होगी, अगर वो पॉजिटिव में है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट जो है वो बाहर निकली। और अल्फा डिके में क्या होता है, क्यू है ग्रेटर देन 0, यानी कि हीट जो है वो बाहर निकलती है, किसके साथ साथ, हीलियम न्यूक्लियस के साथ। अब आता है हमारा बीटा डिके। बीटा डिके का मतलब है इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन जो है वो एमिट होता है जब भी कोई रिएक्शन जो है वो अंडरगो होता है बीटा डिके में। तो बीटा डिके में मास नंबर जो है वो तो सेम रहता है, मास नंबर मतलब A जो है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो Z है वो तो या तो -1 होता है या फिर +1 होता है। Z में चेंज आता है, या तो -1 होता है Z या फिर +1 होता है। अगर Z में इंक्रीज आ रहा है, Z में अगर इंक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बीटा डिके है। जब Z की वैल्यू जो है वो +1 हो जाती है, जब Z की वैल्यू +1 हो जाती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहा है। जब Z की वैल्यू -1 हो जाती है, इसका मतलब पॉजिट्रॉन जो है वो एमिट हो रहा है, और बीटा माइनस डिके उसको कहते हैं। तो N ये क्या है हमारा, एक बीटा डिके, बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसके साथ साथ क्या एमिट होता है, एंटी न्यूट्रिनो। वैसे ही प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो ये है हमारा क्या एग्जांपल, बीटा प्लस डिके का, और ये है बीटा माइनस डिके। न्यूट्रॉन जो है, जो फ्री न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में डिके हो जाता है आसानी से बाहर ओपन स्पेस में, लेकिन प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में न्यूक्लियस के अंदर ही सिर्फ डिके कर सकता है, बाहर वो डिके नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कम होता है किससे, मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो जब भी रिएक्टेंट का मास कम होगा तो वो रिएक्शन जो है वो पूरी नहीं होगी, इसलिए प्रोटॉन जब डिके होता है न्यूट्रॉन में तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही डिके होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है वो न्यूट्रॉन के मास से कम है, इसलिए वो डिके जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और कोई एग्जांपल ऑफ बीटा डिके, जैसे कि Na डिके हो रहा है Ne में 10 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, और हमारा ये हमारा बीटा डिके का एग्जांपल है। ये हमारा बीटा प्लस डिके जिसके अंदर Z जो है वो क्या हो रहा है, -1, और ये है हमारा बीटा माइनस डिके जिसमें Z क्या होता है, +1 होता है। ये 15 से Z क्या हुआ 16 में, और हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पर क्या है 11 था, Z क्या हो गया 10, यानी -1 हो गया, और हमें क्या मिला, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो ये है हमारा बीटा डिके। अब आता है हमारा गामा डिके। गामा डिके क्या है, इसके अंदर जो है
वो एमिट होती है बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी। इसमें होता क्या है, जब अल्फा डिके या फिर बीटा डिके होता है, सपोज अल्फा डिके या फिर बीटा डिके हुआ, कोबाल्ट का हुआ, कोबाल्ट 27 और 60 ये न्यूक्लिया है, इसके अंदर बीटा माइनस डिके हुआ, बीटा माइनस डिके हुआ तो नियॉन 28 और 60 हमें मिलना चाहिए था, बट नियॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में, निकल जो है वो हमें कोबाल्ट जो है वो निकल में कन्वर्ट हुआ बीटा माइनस डिके के थ्रू, तो निकल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहा, तो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आने में जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम क्या बोलते हैं, गामा डिके। तो ये गामा डिके जो है वो बीटा डिके या फिर अल्फा डिके के कॉरस्पॉन्डिंग ही होता है। सपोज जब अल्फा डिके या फिर बीटा डिके हुआ और जो न्यूक्लिया आया, वो न्यूक्लिया जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, वो न्यूक्लिया जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो जब एक्साइटेड स्टेट से वो लोअर स्टेट में जाता है तो क्या होती है, एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है। तो जब निकल एक्साइटेड स्टेट में था तो पहले एनर्जी रिलीज हुई 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद फिर एनर्जी रिलीज हुई 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर हमें क्या मिला, निकल जो है वो हमें एलिमेंट न्यूक्लिया हमें मिला। तो इस तरीके से गामा रे जब एमिट होती है, जब बीटा डिके या फिर अल्फा डिके जो है वो डॉटर न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में रिजल्ट करता है, मींस ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में रहता है, उसके बाद ग्राउंड स्टेट आने में एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है और एनर्जी जो है वो एमिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गामा डिके, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा, जैसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी लिबरेट होती है, हाई बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ की होती है गामा रेस, लेकिन जो उसकी एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। अब आता है हमारा न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब है टूटना, फिजन मीन्स टूटना। जब हैवी न्यूक्लियर जो है वो स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर जो है वो ब्रेक होता है 2 या मोर फ्रेगमेंट्स में, जिसके साथ साथ हमें क्या मिलती है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। जैसे जो यूरेनियम है वो क्या करता है, सबसे ज्यादा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो हमारा यूरेनियम जो अंडरगो करता है, न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल है जब यूरेनियम जो है वो बम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन के, जब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी या फिर स्लो न्यूट्रॉन जो है बम्बार्ड किया जाता है, तो वो क्या करता है, अंडरगो करता है फिजन। ये सब किस में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या किया जाता है, यूरेनियम एक न्यूक्लिया है, उस पर न्यूट्रॉन जो है वो या तो स्लो या फिर फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो उस पर बम्बार्ड किया जाता है, और उसके बाद क्या आता है, यूरेनियम जो है वो अंडरगो करता है फिजन में, जिसके बाद हमें क्या मिलता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, और हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में मेनली क्या यूज होता है, जब फिजन करते हैं, जैसे यूरेनियम में उन्होंने क्या किया, स्लो न्यूट्रॉन या फिर फास्ट न्यूट्रॉन को उस पर बम्बार्ड किया यूरेनियम न्यूक्लिया पे। यूरेनियम न्यूक्लिया पे बम्बार्ड करने पर क्या हुआ कि वो न्यूक्लियर फिजन हुआ उसका, और हमें क्या मिला, बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ में हमें क्या मिले, 3 न्यूट्रॉन और मिले। तो इसका मतलब एक न्यूक्लियर फिजन में हमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियर फिजन होते हैं तो बहुत नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमें मिलते हैं, और यही न्यूट्रॉन आगे जाके दूसरे न्यूक्लियर को बम्बार्ड करते हैं और उसके आगे फर्दर जो है वो फिजन होता रहता है। यही सब जो फिनोमिना है वो किसमें यूज होता है, हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, जो टूटने पे जो एनर्जी मिलती है फिजन में, वो पहले तो काइनेटिक एनर्जी की तरह अपीयर होती है, कि काइनेटिक एनर्जी मींस जो न्यूक्लिया है वो मूविंग होते हैं, काइनेटिक एनर्जी की तरह अपीयर करती है। और न्यूट्रॉन मतलब जो एनर्जी टूटने पे जो एनर्जी लिबरेट होती है, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों में ही एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, या तो फिजन हो रहा हो या फ्यूजन हो रहा हो। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखती है, ये जो न्यूक्लिया है वो काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होती है, या फिर न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन में जो एनर्जी होती है उसके रूप में हमें डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो है वो मिलती है जब फिजन होता है। या फिर हीट जो है वो मतलब सराउंडिंग जो है वो हीटेड हो जाती है उस एनर्जी से जो फिजन में रिलीज हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, मींस जब छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियर जो है वो जुड़ के क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, जैसे कि ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, एक ड्यूटेरियम प्लस इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, और कितनी एनर्जी हमें मिलती है, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में भी और फिजन दोनों में हमें एनर्जी क्या मिली,
लिबरेट हुई, एनर्जी रिलीज हुई और हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। फिर उसके बाद ये ड्यूटेरियम दो ड्यूटेरियम मिलके क्या बनाते हैं, फिर से हीलियम जो है वो बनता है और न्यूट्रॉन प्लस 3.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब दो न्यूट्रॉन मिलते हैं तो एक ट्रिशियम मिलता है और एक हाइड्रोजन बनता है और एनर्जी देखो कितनी रिलीज होती है, 4.30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से फ्यूजन में भी एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। फ्यूजन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करके, अगर हमने फ्यूजन करना है, दो लाइटर न्यूक्लियर को जोड़ना है या फिर एक हैवी न्यूक्लियर बनाना है, तो जब हम टेम्परेचर उनका बढ़ाते हैं और तब फ्यूजन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्यों उसको थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोलता है, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ताकि जो कूलम रिपल्सिव अट्रैक्टिव, ये कूलम रिपल्सिव फोर्स है, उनके बीच में जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है उसको वो ओवरकम कर सके और जो है वो फ्यूजन जो है वो आसानी से हो सके। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन मींस जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्यूजन करने के लिए। अब आता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का जैसे मैंने मतलब बताया कि जब जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम पे हमने बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम पे बम्बार्ड करने पे किसमें दिया, बेरियम भी आया, क्रिप्टॉन भी आया, प्लस में साथ में क्या आया, हमें साथ में क्या मिलते हैं, हमें फ्री न्यूट्रॉन। ये जो फ्री न्यूट्रॉन्स है वो हर एक फ्यूजन में मिलती हैं और ये फ्री न्यूट्रॉन जो है वो आगे जो है वो चेन रिएक्शन बनाते हैं और चेन रिएक्शन बना के जो है वो मल्टीपल फिजन करते हैं। सबसे पहली बात, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है वो कंट्रोल फिजन होता है। कंट्रोल फिजन का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ फिजन या कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आगे फिजन को बढ़ावा देंगे, वो जो है वो कंट्रोल तरीके से होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फिजन जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाए तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन भी बन जाता है। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एक्सप्लोजन हुआ था वो क्या था, वो अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिजन ही था, जिसमें अनकंट्रोल तरीके से न्यूक्लियर फिजन होता गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो लिबरेट होते रहे और क्या हुआ, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह कन्वर्ट हो गया। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन होता है जिसमें स्लो न्यूट्रॉन या फिर फास्ट न्यूट्रॉन। अब स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, स्लो न्यूट्रॉन जो है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियर फिजन जो है वो चेन रिएक्शन बनाता है। क्यों, क्योंकि जो स्लो न्यूट्रॉन है जब एक यूरेनियम न्यूक्लियर को हिट करता है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, हमें और न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो वही स्लो न्यूट्रॉन जो है वो आगे जाके दूसरा फिजन या फिर चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर फास्ट न्यूट्रॉन को अगर हम बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम पे, और यूरेनियम जो है वो अंडरगो तो करता है फिजन, उसके बाद न्यूट्रॉन मिलते हैं, लेकिन वो जो फास्ट न्यूट्रॉन है वो इतना फास्ट होता है कि वो एक्सकेप कर जाता है और चेन रिएक्शन को बढ़ावा नहीं देता। तो इसीलिए न्यूक्लियर फिजन जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कब होता है, जब स्लो न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर फास्ट न्यूट्रॉन होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। मॉडरेटर क्या करता है, उस फास्ट न्यूट्रॉन को क्या करता है, स्लो करने का काम करता है, ताकि चेन रिएक्शन जो है वो बनती रहे और न्यूक्लियर फिजन जो है वो आसानी से होता रहे। तो ये मॉडरेटर होता है, जैसे कि वाटर या फिर हैवी वाटर D2O या ग्रेफाइट, ये तीन जो है वो हमें किस तरीके से यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, एज अ मॉडरेटर, जो फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो बना सके। तो इस तरीके से जब न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो चेन रिएक्शन बनता है और उसके बाद क्या होता है, हमें जो है फ्यूजन जो होता है उसके अंदर होता है। अब हमने क्या किया, मॉडरेटर का यूज करा, हमने उसको स्लो न्यूट्रॉन बना दिया और उसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस हुए एक जनरेशन में, एक न्यूट्रॉन के जनरेशन में जो नंबर ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस हुए, जिसको हम बोलते हैं के वैल्यू जो है वो हमारी होनी चाहिए ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, यानी कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं पर फ्यूजन, उसको हम क्या बोलते हैं, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 फॉर बेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर परफॉर्मेंस। के की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा 1 से ऊपर हो जाती है, इसका मतलब अनकंट्रोल फिजन हो गया है, कि एक फिजन पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो बढ़ गई है, तो वो अनकंट्रोल फिजन हो गया और जिसकी वजह से क्या होता है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन के रूप ले लेता है। इसलिए के की वैल्यू जो है वो 1 ही होनी चाहिए फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर टू परफॉर्म वेल। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके अंदर हम किसको बम्बार्ड करते हैं, यूरेनियम
न्यूक्लियाई पे न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं, जिसके थ्रू यूरेनियम जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियर फिजन करता है और हमें क्या मिलता है, न्यूट्रॉन्स वगैरह आगे मिलते हैं। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे न्यूक्लियर के अंदर क्या साइज होता है, कौन कौन से पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बाइंडिंग एनर्जी होती है, किस तरीके से न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया एंड थैंक यू सो मच।